अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं गुड प्रैक्टिस गाइडलाइंस। जो आपकी गाइडलाइन रिकमेंडेशन है उसी का ये टॉपिक है। गुड प्रैक्टिस गाइडलाइन क्या होती है? सिस्टमेटिकली जो कि डेवलप हुई हो और दोनों की हेल्प कर रही हो, असिस्ट कर रही हो प्रैक्टिशनर्स मींस फिजिशियंस एंड पेशेंट डिसीजन लेने के अंदर अबाउट अप्रोप्रिएट पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन। जो भी आप इंटरवेंशन किसी भी पेशेंट को दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल किस कंडीशन के अंदर कौन सी चीज़ ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, उसके हार्म भी बता रही होती है, उसके एडवांटेजेस भी, उसकी लिमिटेशन भी। फॉर एग्जांपल अगर माइल्ड डिजीज़ है तो माइल्ड डिजीज़ का एक प्रॉपर पैटर्न बताया हुआ है। अगर डिजीज़ मॉडरेट लेवल के ऊपर है तो मॉडरेट लेवल के ऊपर भी वो आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और अगर सीवियरली किसी लेवल के ऊपर है और आप अपने कौन से इंटरवेंशन देनी है, कौन सी मेडिसिन देनी है, तो ईच एंड एवरीथिंग जो कि आपको सिस्टमेटिकली जो है वो क्या कर रही हो, डेवलप करने में हेल्प आउट कर रही हो। व्हाट मेक्स अ गुड गाइडलाइन शुड प्रोवाइड आपको एक्सटेंसिव, क्रिटिकल और वेल बैलेंस इंफॉर्मेशन दे रही हो। किसके बारे में बेनिफिट्स क्या हैं जो ट्रीटमेंट आप देने जा रहे हो, और उसकी क्या लिमिटेशन है और उसके क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिशनर्स को, ताकि प्रैक्टिशनर जो है वो केयरफुली जज कर सके कि ये मैं दे तो रहा हूँ इनिशियल लेवल के ऊपर, इसकी इंडिकेशन है तो सही, बट इसके इतने इतने हार्म्स है। और सेकंड उसके बाद ये ऑप्शन हो कि ये मैं दे तो रहा हूँ, ये डिलेड रिस्पॉन्स करेगी बट हार्म कम है, तो ऑब्वियसली क्लिनिशियन कहाँ पे जाएगा, जो कि जिसकी हार्म कम होगी, बेशक वो थोड़ा सा डिलेड रिस्पॉन्स कर रही हो। तो ये सिस्टमेटिकली जो है एक इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। गाइडलाइन का पर्पस क्या होता है? टू मेक एक्सप्लिसिट रिकमेंडेशन विद अ डेफिनेट इंटेंट टू इन्फ्लुएंस व्हाट फिजिशियन डू, कि किस कंडीशन के अंदर, किस स्टेज के अंदर किसी भी फिजिशियन को क्या करना चाहिए। इट इज़ जस्ट लाइक एन गार्डियन, जिस तरह से हमारे गार्डियंस होते हैं वो हमें समझा रहे होते हैं कि ये आपका स्टेज है, ये कंडीशन है, अब आपने कौन सा डिसीजन लेना है, अब आपने क्या करना है, आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। तो ईच एंड एवरीथिंग ये प्रोवाइड कर रहा होता है। गुड लाइन क्या होती है? गुड गाइडलाइन क्या होती है? जो कि वैलिड हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, कॉस्ट इफेक्टिव हो, ठीक है। आप किसी भी पेशेंट के ऊपर कोई चीज़ ट्राई करने जा रहे हैं, जिस तरह से कोविड-19 के ऊपर कहते हैं एजिथ्रोमाइसिन हो गया, ये पैरासीटामोल हो गया, विटामिन सी हो गया, ठीक है। तो ये ट्रीटमेंट जो है ये इसके लिए बहुत इफेक्टिव है। अब गाइडलाइन क्या बनेगी? गाइडलाइन ऐसी होगी जो कि वैलिड हो, आप जो चीज़ दे रहे हो उसका फ़ायदा उस पेशेंट को हो और टू दी पॉइंट हो, रिप्रोड्यूसिबल हो, बनाई जा सके, कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, ठीक है, क्लिनिकली जो है एप्लीकेबल भी हो। ऐसे नहीं हो कि आपने कुछ बोल दिया कि ये चीज़ है और ये कर लो, ये आप पेशेंट को दे दो और वो पूरी मतलब एशिया के अंदर अवेलेबल ना हो, यूरोप के अंदर अवेलेबल हो, अमेरिका के अंदर अवेलेबल हो। तो इस तरह से नहीं, फ्लेक्सिबल हो, क्लियर हो, रिव्यूएबल, आप उसको चेक कर सकें, ठीक है, और उसका क्लिनिकल ऑडिट हो सके। तो ये गाइडलाइंस के जो पॉइंट्स है ये आपको याद होने चाहिए। पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ गुड प्रैक्टिस गाइडलाइन, पब्लिक को, पेशेंट को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल को होता है इससे, और किसको होता है? एक हेल्थ केयर सिस्टम को होता है, ठीक है। अगर गाइडलाइन होगी तो 2D पॉइंट प्रैक्टिस हो रही होगी और एक जैसा यूनिफॉर्मिटी होगी ट्रीटमेंट के अंदर। पेशेंट और पब्लिक को किस तरह से होगी? बेटर क्वालिटी की केयर मिल सकेगी, हेल्थ जो है वो बहुत बेहतर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर कोई हॉस्पिटल, कोई डॉक्टर, कोई इदारा जो है वो गाइडलाइन फॉलो करता है तो उससे क्या फ़ायदा होगा पेशेंट को भी और पब्लिक को भी? उससे ये फ़ायदा होगा कि उनको अच्छी क्वालिटी की हेल्थ मिल रही होगी। जिस तरह से मैंने आपको बताया, अच्छे सेटअप्स जो होते हैं वो गाइडलाइन के थ्रू अपने पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे होते हैं, हेल्थ उनकी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। कंसिस्टेंसी ऑफ केयर, इन्फॉर्म पेशेंट पब्लिक अबाउट व्हाट हेल्थ प्रोफेशनल शुड बी डूइंग, और उन्हें ये नॉलेज होगी कि इस कंडीशन के अंदर हेल्थ प्रोफेशनल्स क्या करें। डॉक्यूमेंटेड फॉर्म के अंदर वो दिखाएंगे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई पेशेंट आके कहता है कि डॉक्टर साहब आपने मुझे गलत ट्रीटमेंट कर दिया है, आपके ट्रीटमेंट से मुझे ये हार्म हुआ है, मैंने तो सुना है उस हॉस्पिटल के अंदर ये होता है, उधर ये होता है, आपने मुझे जो है वो कोरोना से रिलेटेड गलत ट्रीटमेंट कर दिया है। तो अगर आप गाइडलाइन के थ्रू प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है, उसमें आपको पेशेंट का कंसेंट भी लेना होता है, गाइडलाइन भी होती है। आप बिफोर इनिशिएशन ऑफ द ट्रीटमेंट आप क्या कर रहे होते हो? अपने पेशेंट से डिस्कस कर रहे होते हो, तो आपके पास एक एविडेंस होगा कि देखो भाई ये कंडीशन है, मैंने तुम्हें ये दवाइयाँ दी हैं, ये तुम्हारे सामने पूरी दुनिया की ये गाइडलाइन है और मुत्तफ़िक गाइडलाइन है, और पूरी दुनिया में यही ट्रीटमेंट इस चीज़ के लिए फॉलो हो रहा होता है, ये अब आपके सामने ट्रीटमेंट है। तो वो आपको कुछ कह नहीं सकता, तो आपकी क्या हो जाएगी? एक सेफ़ एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगी। ये फॉर एग्जांपल आपने ट्रीटमेंट दिया अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, किसी पेशेंट के साथ कुछ मिसहैप हो गया, ये पेशेंट ने वो ट्रीटमेंट सही तरीके से नहीं लिया, ये पेशेंट की गलती थी, और वो आपके ऊपर केस कर देते हैं, क्योंकि अब्रॉड के अंदर क्या होता है, पेशेंट जो है फ़ौरन से सू कर देता है ना, केस कर देता है। तो अब क्या, अब जज के पास ये केस गया और पेशेंट कंप्लेन करते हैं कि मैंने ये दवाइयाँ दी और उसके लेने के बाद मुझे ये सिम्टम्स आना शुरू हुए, मेरे सिम्टम और एग्रीवेट हो गए,
हो सकता है पेशेंट की कोई प्रॉब्लम हो या कोई इस तरह से हो। फिर अब जब केस सॉल्व होगा तो अब आपके पास या एज ए कंसल्टेंट के पास या फिजिशियन के पास क्या ऑप्शन होगा, वो दिखाएंगे कि नहीं मैंने इस पेशेंट को जो भी दिया है वो किस के अकॉर्डिंगली दिया, अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, ये इस कंडीशन के साथ आया, देखें ये इसकी रिपोर्ट है, ये अभी माइल्ड स्टेज पे या मॉडरेट स्टेज के ऊपर है, मैंने इसको ये मेडिसिन इतने दिनों के लिए दी, ये हमारी गाइडलाइन कहती है, और उसके बाद ये सिम्टम एडवर्स इफेक्ट आना नॉर्मल है वो भी मैंने इन्फॉर्म किया है, और मैंने कुछ भी ऐसी फॉल्स प्रैक्टिस नहीं की जिससे पेशेंट को जो है वो नुकसान हो। तो क्या हो सकता है फिजिशियन और जो कंसल्टेंट्स होते हैं वो इस तरह के केसेस विन कर जाते हैं। तो ये बहुत सेफ एंड टाइप की प्रैक्टिस हो जाती है। इन्फॉर्म पेशेंट्स पब्लिक अबाउट व्हाट हेल्थ प्रोफेशनल शुड बी डूइंग, एम्पावर पब्लिक टू मेक मोर इन्फॉर्म चॉइस, मैंने आपको भी बताया। इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी, हेल्प कर रहा होता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करने के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अब अगर कोविड-19 का पेशेंट मुल्तान के अंदर जो जैसे ट्रीट हो रहा है अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन, सेम कराची के अंदर भी ट्रीट हो रहा है, सेम लाहौर के अंदर, सेम इस्लामाबाद के अंदर, तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो गया। ये नहीं कि आप किसी सुपीरियरिटी, एक बंदे को आप सुपीरियर ट्रीटमेंट दे रहे हो और एक बंदे को आप जो है वो दूसरा ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जबकि सेम डिजीज़ हो, तो यू हैव टू फॉलो ना रिकमेंडेशन और द गाइडलाइन जो भी आपको दी होती है। इसके अलावा बेटर क्वालिटी मैनेजमेंट डिसीजन लेने में हेल्प कर रहा होता है। रीअश्योर हेल्थ केयर प्रोफेशनल दैट प्रैक्टिस इंटरवेंशन इज़ एप्रोप्रिएट। ऑब्वियसली जब एक अप्रोप्रिएट और आपके अप्रोप्रिएट आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को भी क्या होता है कि नहीं भाई ये जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ ये अप्रोप्रिएट है, रीअश्योर करवा रहा होता है। प्रोवाइड एक्सप्लिसिट रिकमेंडेशन टू गाइड केयर पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन, रिकमेंडेशन दे रहा होता है गाइड केयर की पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन कौन सी कंडीशन में क्या चीज़ इफेक्टिव है। रिड्यूस आउटडेटेड इनइफेक्टिव और वेस्टफुल प्रैक्टिस, सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट एक पॉइंट है जिसके ऊपर पूरी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो बेस कर रही होती है आपकी रिकमेंडेशन, वो ये पॉइंट है रिड्यूस आउटडेटेड इनइफेक्टिव और वेस्टफुल प्रैक्टिस से ये क्या कर रहा होता है, प्रिवेंट कर रहा होता है। शॉर्ट टाइम के अंदर 2 पॉइंट ट्रीटमेंट पेशेंट रिकवर्ड, फॉल्स प्रैक्टिस नहीं होगी, इस तरह से पेशेंट हैजर्डस इफेक्ट से और प्रोलॉन्ग ऑनगोइंग ट्रीटमेंट से भी प्रोटेक्ट हो सकते हैं। सपोर्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव, इससे क्या हो रहा होता है क्वालिटी इंप्रूवमेंट हो रही होती है। इन्फॉर्म द रिसर्च एजेंडा बाय हाईलाइटिंग गैप्स इन एविडेंस, और ये क्या कर रहा होता है इन्फॉर्म कर रहा होता है कि गैप्स कहाँ पे, एविडेंस कैसे है। इसके अलावा इम्प्रूव कर रहा होता है एफिकेसी, ऑप्टिमाइज़ कर रहा होता है वैल्यू फॉर मनी, डिमॉन्स्ट्रेट एडहेरेंस टू द गाइडलाइन में इम्प्रूव पब्लिक इमेज, ये सारे के सारे इसके क्या होते हैं, ये बेनिफिट्स होते हैं। What can guideline offer to improve the standard of practice? Guideline क्या ऑफर कर रही होती है, प्रोवाइड क्लियर स्टेटमेंट कह रही होती है स्टैंडर्ड्स फॉर द डिलीवरी ऑफ केयर सर्विस लोकली, ठीक है, स्टेटमेंट एक दे रही होती है। क्लेरिफाई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या हेल्थ प्रोफेशन का रोल है और क्या हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को सपोर्ट कर रही है। तो प्रोमोट हाई क्वालिटी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ जिस पर फोकस कर रही हूँ, ये प्रोमोट कर रहा होता है हाई क्वालिटी इफेक्टिव केयर सर्विसेज, ठीक है। रिस्क असेसमेंट और मैनेजमेंट को असेस करने में कि क्या रिस्क है, क्या मैनेजमेंट हो सकती है, उसको भी डील करने में हेल्प कर रही होती है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द पब्लिक टू बिकम इन्वॉल्व इन डेवलपिंग सर्विस, पब्लिक को भी इन्वॉल्व कर रही होती है। इसलिए आप देखें बाहर का हेल्थ केयर सिस्टम जो है वो ज़्यादा सक्सेसफुल है कंपैरेटिवली पाकिस्तानी हेल्थ केयर सिस्टम के मुताबिक अगर हम कंपेयर करें, इसलिए क्योंकि वहाँ पे सोशल जस्टिस हो रहा होता है ना, एक हाई क्वालिटी की इक्वली जो है ना वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करी जा रही है जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी होती है, इफेक्टिव केयर सर्विसेज भी जो है वो मतलब एक जैसी ट्रीटमेंट प्रोवाइड हो रही होती है। प्रोवाइड अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर दी CG कमेटी, डिसीजन टेकिंग कमेटी होती है बाहर की, उसके पास भी इंफॉर्मेशन जा रही होती है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। व्हाट आर एविडेंस बेस्ड गाइडलाइन डेवलप, किस तरह से ये डेवलप होती है। आइडेंटिफाई एंड रिफाइनिंग द सब्जेक्ट एरिया ऑफ द गाइडलाइन, सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं, रिफाइन करते हैं कि क्या किस चीज़ से रिलेटेड गाइडलाइन है। फॉर एग्जांपल कोविड-19, तो ये क्या होगा, पेंडेमिक की गाइडलाइन होगी, तो आपने आइडेंटिफाई किया गाइडलाइन को। रनिंग गाइडलाइन डेवलपमेंटल ग्रुप्स, आइडेंटिफाइंग एंड असिस्ट एविडेंस, और फिर क्या होता है रनिंग गाइडलाइन जो एक चल रही होती है, जो एक गाइडलाइन होती है, ठीक है। डेवलपमेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए जाते हैं जो कि गाइडलाइन अभी चल रही है उसको असेस किया जाता है कि कौन सी कमी पेशी है। समझते आए हुए थे
कि जो कोविड-19 है वो एक इन्फ्लुएंजा की तरह होती है, बट डिफरेंट ग्रुप्स बैठे हैं उस चीज़ को असेस किया है कि कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो कौन सी ऐसी जीन्स हैं कि कौन सी ऐसी नेचर है वायरस की टाइप से जो इन्फ्लुएंजा में होती है और इसमें नहीं, हाउ इट डिफरेंशिएट फ्रॉम ईच अदर, कौन से ऐसे फीचर्स है जो कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डेंजरस है कंपैरेटिवली इन्फ्लुएंजा। तो ये सारी चीज़ें ग्रुप बैठते हैं और फिर वो जो गाइडलाइन चल रही होती है उस चीज़ को असेस कर रहे होते हैं, आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं एविडेंस को जो कि अवेलेबल होता है, ट्रांसलेटिंग एविडेंस इनटू अ क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन। जो एविडेंस मिल रहे होते हैं कि भाई इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए विटामिन सी अच्छी है और सर्बेक्स अच्छी है, ये चीज़ें आप ले सकते हैं, तो फिर वो क्या कर रहे होते हैं, एविडेंस की बेस पे क्लिनिकल प्रैक्टिस गाइडलाइन बना रहे होते हैं, फिर उसको रिव्यू करते हैं और एवरी ईयर क्या होता है, ये अपडेट हो रहा होता है। बेसिकली ये जो मैं आपके साथ यूज़ कर रही हूँ ये NHS की गाइडलाइन है और उन्हीं की ये रिकमेंडेशन हैं। तो हो सकता है बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लेवल पे आप लोगों को क्लियर नहीं हो, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैं आपको बता सकती हूँ। किस तरह से जो है गाइडलाइन आप डेवलप कर सकते हैं, आप खुद भी डेवलप कर सकते हैं। आपकी एक्सपर्ट्स की टीम, फिजियोथेरेपिस्ट की बैठ जो है पूरे पाकिस्तान की और एक गाइडलाइन डेवलप कर दें, फ्रोजन शोल्डर का ये ट्रीटमेंट है, नी ऑस्टियोआर्थराइटिस का, और कोई भी फॉल्स प्रैक्टिस नहीं करे, चेक इन बैलेंस हो रहा हो कि हर जगह प्रॉपरली ट्रीटमेंट जो है वो हो रहा है इस चीज़ का अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइन या नहीं। हमारे यहाँ इस प्रोफेशन की इसलिए डिग्रेडेशन है और इसलिए इतनी सक्सेस नहीं है क्योंकि हर OPD के अंदर हर फिजियोथेरेपिस्ट अपना ट्रीटमेंट फॉलो कर रहा होता है। दिस इज़ वेरी बैड। तो फिर क्या होना चाहिए, एक गाइडलाइन होनी चाहिए, जो मुल्तान में फॉलो हो रहा है वो इस्लामाबाद में फॉलो, वो लाहौर में फॉलो हो, सेम कंडीशन, ठीक है। कि अगर ग्रेड 2 ऑस्टियोआर्थराइटिस है तो उसमें कौन सी इंडिकेशन है, मैनुअल थेरेपी अप्रोच क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रोथेरेपी अप्रोच क्या होनी चाहिए, थेराप्यूटिक एक्सरसाइज आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्ज़ी से दे रहे हैं, आपके पास अगर मैनुअल थेरेपी की स्किल्स है तो आप मैनुअल में ही लगे हुए, किसी के पास इलेक्ट्रो अच्छी है तो वो इलेक्ट्रो में लगा हुआ, नहीं, एक प्रॉपर गाइडलाइन होनी चाहिए और वो गाइडलाइन बनने के बाद हर OPD, हर सेटअप, हर हॉस्पिटल में प्रोवाइड की जाए। और उसके बाद जिसके पास भी ग्रेड 2 का पेशेंट आ रहा है ऑस्टियोआर्थराइटिस का, उसकी वही अप्रोच होनी चाहिए। मैनुअल थेरेपी की जो रिकमेंडेड है कि भाई आपने कौन सी ग्रेडिंग देनी है, मुलिगन देनी है, मेटलिन देनी है, आपने वही करना, उससे ज़्यादा आप कैटल बोन या सीरियक्स पे नहीं जाएंगे, ठीक है। उस कंडीशन के लिए अगर थेरेप्यूटिक एक्सरसाइजेस की बात करूँगी तो कौन सी स्ट्रेचिंग, क्वाड्स की और हैम्स की ही देनी है, अब आप इधर उधर की स्ट्रेचिंग्स पे नहीं जाएंगे। तो एक प्रॉपर गाइडलाइन हो, प्रॉपर रीजन वाइज हो या प्रॉपर डिजीज़ वाइज, तो उससे क्या हो सकता है, सक्सेस रेट बढ़ सकता है। किसका बढ़ सकता है सक्सेस रेट, पेशेंट एज सोन एज पॉसिबल क्या हो जाएगा, पेशेंट बहुत ज़्यादा एक तो सेटिस्फाई हो जाएगा, दूसरा उसके विजिट्स कम हो जाएंगे, कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा, तीसरी चीज़ ये है टू दी पॉइंट आप ट्रीटमेंट करेंगे, चौथी चीज़ ये है यूनिफॉर्मिटी रिजल्ट आ जाएगा। जो रिजल्ट आपको मुल्तान में मिल रहा है, पेशेंट आपके फ़ौरन से ठीक हो रहे हैं, वही आपको कराची में मिल रहा होगा, वही इस्लामाबाद में। तो इस तरह से क्या होगा, दिस प्रोफेशन विल गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ द पब्लिक इन टर्म्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ विल यू डिज़ाइन और हाउ विल यू डेवलप गाइडलाइन। सबसे पहले टॉपिक सिलेक्शन एंड स्कोप, कॉम्पोजिशन ऑफ द गाइडलाइन, डेवलपमेंटल ग्रुप, टॉपिक सिलेक्शन कि आप किसके ऊपर करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोविड-19 पैंडेमिक के ऊपर कर रहे हैं, आप ऑस्टियोआर्थराइटिस के ऊपर कर रहे हैं, अब आप कर रहे हैं बैकएक के ऊपर कर रहे हैं, तो आपने वो देखना है किस सब्जेक्ट को आप एड्रेस करेंगे, ठीक है। और ये एडल्ट के लिए अलग गाइडलाइन होगी, बच्चों के लिए अलग होगी, ओल्डर एडल्ट्स के लिए अलग होगी। दूसरा, अब आपने ग्रुप्स बना रहे हैं एक्सपर्ट टीम पैनल्स का। एक्सपर्ट्स कैसे होंगे, दोज हु हैव अ MPhil और PhD डिग्रीज और द मास्टर्स डिग्री, जिनके पास ये होगी वो एक ग्रुप बैठेगी। ग्रुप के अंदर से भी आप उन्हें सेलेक्ट करेंगे दोज हु हैव द हाईएस्ट नंबर ऑफ पब्लिकेशन। ये मैं आपको बिल्कुल ही बाहर का फॉर्मेट बता रही हूँ, जिनकी पब्लिकेशन ज़्यादा होंगी ऑथेंटिक जर्नल्स में, आपने उन लोगों को कमेटी में बिठाया है। सीनियरिटी एक्सपर्ट्स एक, ठीक है, वो सारा का सारा आपका ग्रुप फॉर्म होगा, उसके बाद एविडेंस कलेक्ट किए जाएंगे। फॉर एग्जांपल जिसके एडवांटेज क्या हो, मैं आपको ये बताती चलूँ क्यों हम ऐसे बंदों को सिलेक्ट करते हैं जिनकी ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिकेशन है, क्योंकि वो हमें बेटर एविडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं। ये देखें, मैंने ये स्टडी की, उनके पास लिटरेचर की नॉलेज बहुत होती है, उनके पास हर तरह के टॉपिक की नॉलेज बहुत होती है, उन्हें जो है ना सेंस होती है कि कौन सी कंडीशन के अंदर कौन सी स्टडी बेटर है, और वो खुद भी परफॉर्म कर चुके होते हैं, तो स्टडीज़ होती है। तो फिर एविडेंस आए, एविडेंस के बाद एडिटिंग होती है कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए माइल्ड कंडीशन में, मॉडरेट कंडीशन के अंदर, सीवियर कंडीशन। फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस एक रिव्यू हो रहा होता है, ठीक है। कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ट्रीटमेंट डायग्नोज किया तो उसमें देख रहे होते हैं कि इसके बेनिफिट ज़्यादा हैं। अब मैं आपसे एक बात करती हूँ, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, कोई कहता है कि मुलिगन के बहुत अच्छे इफेक्ट है, कोई कहता है मेटलिन के बहुत अच्छे इफेक्ट है, ठीक है ना। अब दो ग्रुप्स आ गए, वो अपनी राय देते हैं, वो अपनी। अब आप एविडेंस के ऊपर जाएंगे कि सबसे ज़्यादा अच्छे इफेक्ट किसके, आप अपनी गाइडलाइन में लिखेंगे। अगर मुलिगन के आपको
आपको रिसर्च से रिलेटेड या लिटरेचर में ज़्यादा अच्छे इफेक्ट मिल रहे हैं, तो आप अपनी गाइडलाइन प्रिपेयर करोगे कि मुलिगन की इस टेक्निक के थ्रू, नैक्स, रिवर्स नैक, किस टेक्निक्स के थ्रू जो है वो सबसे अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं इस कंडीशन, इस जॉइंट के अंदर, ठीक है। सेकंड नंबर पे आप बोलेंगे कि अगर पेशेंट के लिए मुलिगन कंफर्टेबल नहीं है, यू कैन मूव टूवर्ड्स द मेटलिन के सेकंड गुड इफेक्ट आ रहे हैं। तो क्लिनिकल गाइडलाइन आपके पास होगी, तो जो इस चीज़ को फॉलो कर रहा होगा थेरेपिस्ट या कोई भी कंसल्टेंट या कोई भी फिजिशियन, उसके पास ये ऑप्शन होगा। ऑप्शन किस तरह का होगा कि कौन सा ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है, तो ऑब्वियसली ही विल ट्राई हिज लेवल बेस्ट कि वो उसी चीज़ को चूज़ करेगा। सेकंड मोस्ट पे आ जाएगा अगर पेशेंट के लिए वो फर्स्ट ट्रीटमेंट कंफर्टेबल नहीं होगा। अदरवाइज़ अगर ये सारी गाइडलाइन ना हो, वो अपनी फॉलो कर रहा होगा, वो सीरियस की तरफ जा रहा होगा, वो इंजेक्शन लगा रहा होगा, कोई कैल्ट्रोबोन पे जा रहा होगा, कोई किसी पे जा रहा होगा, कोई सिर्फ इलेक्ट्रो पे रह रहा होगा, कोई सिर्फ स्ट्रेचिंग्स पे रह रहा होगा, जो कि थर्ड और फोर्थ स्टेप पे आपकी आ जाती है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिव्यू होने के बाद वो एक पूरी की पूरी क्या होता है, फॉर्मुलेट हो जाती है, एडिट होती है, पब्लिश्ड होती है, ठीक है। पब्लिश होने के बाद क्या होता है, हर जगह वो पहुंच जाती है, ईजिली एक्सेसिबल होती है। अब आप लोग भी देख सकते हो गाइडलाइन बैकिंग की क्या है। अब आप लोगों के पास दिस इज़ कॉल्ड एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एक पूरा चार्ट है, आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंट है। अ गाइडलाइन विच फुलफिल ऑल इंस्टीट्यूशन, अच्छी गाइडलाइन क्या होती है, गाइडलाइन विच फुलफिल ऑल द इंस्टीट्यूशनल रिक्वायरमेंट इज़ लाइक द होली ग्रेल वर्थ स्ट्राइविंग फॉर बट अनअटेंडेबल बाई मीर मॉर्टल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना कि आपके पास एक गाइडलाइन प्रॉपर। अब जैसे एचएससी की गाइडलाइन है, फॉर एग्जांपल कोई कहता है मैं पीएचडी में एनरोल होना चाहता हूँ, तो एचएससी की गाइडलाइन होती है कि भाई आपने एमफिल इतना किया हुआ, आपने जो है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी से, ये आपकी डिग्री हो, इतने साल का आपके पास एक्सपीरियंस। अब जिस तरह से कोई असिस्टेंट प्रोफेसर लगना चाहे, कोई लेक्चरर लगना चाहे, कोई सीनियर लेक्चरर लगना चाहे, तो एचएससी का भी अपना एक क्राइटेरिया, अपनी एक गाइडलाइन है जिसको फॉलो किया जाता है वर्ल्ड वाइड, ताकि जो है यूनिफॉर्मिटी आ जाए। क्या चैलेंजेस होते हैं डेवलपिंग एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस गाइडलाइन फॉर हेल्थ प्रोटेक्शंस के लिए? सबसे पहली बात होता है रिसोर्सेज। स्टेक्स होल्डर जो होते हैं ना, वो इस चीज़ को इतना सीरियस नहीं ले रहे होते। उन्हें चाहिए कि वो पार्टिसिपेट करें, बिजनेस कम्युनिटी मीटिंग्स इस तरह की अरेंज करवाएं, इस तरह के सेमिनार्स अरेंज करवाएं। इससे क्या होगा, पब्लिक को फ़ायदा होगा, ठीक है। ट्रेनिंग इश्यूज़ आ रहे होते हैं, ट्रेन नहीं होते लोगों के पास, ना रिसर्च की नॉलेज है, ना लोगों के पास यहाँ पे प्रॉपर जो है वो डिग्री है। हर किसी के पास एक अपनी नई तरह की डिग्री है, हर इंस्टीट्यूट जो है ना वो डिग्री दे रहा है, बट डिग्री इज़ लाइक अ बिजनेस। तो प्रॉपर जेन्युइन बंदों की क्या है, शॉर्टेज है, क्वालिटी एश्योरेंस नहीं है, एविडेंस प्रॉपर नहीं होते, ग्रेडिंग ऑफ रिकमेंडेशन नहीं है। जब हमारे पास इतने हाईली क्वालिफाइड बंदे जिनके पास अच्छी वाली नॉलेज है, रिसर्च स्किल्स है, जब वो बंदे अवेलेबल होंगे और हम उनको यूटिलाइज़ नहीं करेंगे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो ऐसे सारे बंदों को इकट्ठा करने के बाद, और उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत होती है। फंडिंग कौन दे सकता है, स्टेक होल्डर्स जो है ना उसको कर सकते हैं। कंसल्टेशन एंड पीयर रिव्यू हो, हर चीज़ का रिव्यू हो, और उसके बाद जो है एक्सपर्ट पैनल बैठे हर चीज़। तो ये सारी के सारे वो पॉइंट्स हैं जो कि आपके माइंड में होने चाहिए। क्या क्या चैलेंज हो रहे होते हैं हमारे पास, हमारी फील्ड के अंदर जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है वो एक होता है पुअर एविडेंस है, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी की ना कोहॉर्ट कोई इतनी ज़्यादा है ना केस सीरीज़ है। पाकिस्तान के अंदर तो बिल्कुल आपको कोई स्टडीज़ नहीं मिलेगी सिवाय प्रेवलेंस स्टडी की। केस कंट्रोल नहीं है, केस रिपोर्ट नहीं है, अच्छे लेवल्स की रिसर्च पब्लिकेशंस नहीं हुई है, हाई लेवल के एविडेंस हमारे पास नहीं होते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ रिकमेंडेशन जो है वो बेस कर रही होती है हाई लेवल ऑफ एविडेंस। इन सारी चीज़ों की शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें चैलेंज आ रहा होता है कोई भी रिकमेंडेशन वगैरह बनाने के अंदर। ग्रेड्स ऑफ रिकमेंडेशन, ये ग्रेड्स लिखे हुए कि मेटा एनालिसिस हो, आपके पास सिस्टमेटिक रिव्यू हो और RCTOs को रेटेड दिए जाते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्रेड ऑफ रिकमेंडेशन में क्या है कि पब्लिकेशन इस तरीके की हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अब डायग्नोज करने जा रही हूँ या एक कंडीशन के बारे में एक अपना हाइपोथेसिस दे रही हूँ कि फ्रोजन शोल्डर में अगर आप ये करेंगे तो इससे पेशेंट बेहतर हो सकता है, ठीक है। तो मेरी अपनी स्टडी कौन सी होनी चाहिए, फ्रोजन शोल्डर से रिलेटेड आप लोगों ने RCTs लेनी है, सिस्टमेटिक रिव्यू लेने और मेटा एनालिसिस। ये तीन स्टडीज़ को देखा जाता है जब आप लिटरेचर को रिव्यू कर रहे होते हैं कि भाई तीनों में सबसे हाईएस्ट जो आउटकम मिल रहे हैं वो किस ट्रीटमेंट के मिल रहे हैं, किस पॉपुलेशन के ऊपर। तो इन तीन स्टडीज़ को देखा जाता है जो मेन टारगेट। आपने ये याद रखना है।